Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Smile, smile because the universe has heard you. Today is 6th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, the lesson you struggle with will repeat itself until you learn from it. The lesson you struggle with will repeat itself until you learn from it. Life teaches us a new lesson every day. If we are attentive enough in the class of life, study full throttle. This is Prelims 2023 course. This is Prelims 2023 course. इसमें for a nominal fee of ₹1111 only हमने entire syllabus of UPSC CSE exam GS1 and GS2 यहाँ पर cover किया है. This is not done. This is not done. इसमें environment ecology अभी pending है, general science भी pending है, इसको हम complete अभी करेंगे. So we started in June 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 months में we have covered a lot many things. 111 divided by 10 that makes 111. 111 per month. This is very affordable. And इसमें अभी 1-to-1 sessions pending है. ये 1-to-1 sessions भी अभी complete होंगे. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. इसमें आपके पास पूरा एक्सेस होगा दिस एंटायर सिलेबस में जितनी भी क्लासेस हुई है. वी हैव कवर्ड पॉलिटी, लक्ष्मीकांत बुक, वी हैव कवर्ड स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, वी हैव कवर्ड इकोनॉमी. और द गुड थिंग इज हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ऐसा पढ़ा है कि प्रीलिम्स भी कवर हुआ है और मेंस भी कवर हुआ है. सो वी हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क. देन एनवायरनमेंट और जीएस अभी इसमें फर्दर अभी हम कंप्लीट करेंगे. सो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, वो सारा हमने यहाँ पर कवर किया है. ओके, दिस इज अ न्यू कोर्स. द नेम इज मिशन प्रीलिम्स 2023. इट इज अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स. मार्च, अप्रैल, मई में हम इन 3 महीने में फुल थ्रॉटल पढ़ने वाले हैं और हम ये सारे बेसिक्स कवर करेंगे. सीसेट का फिर से क्रैश कोर्स होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स होगा, एंड लॉट्स मोर. ये लॉट्स मोर मैं इसलिए लिखता हूँ बिकॉज प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर, दिस वर्क्स बेटर. सो इसमें और भी बहुत सारे अभी इनिशिएटिव्स आएंगे. सेम इज द केस विद दिस कोर्स एज वेल. इसमें भी अभी काफी कुछ पेंडिंग है. So the point is this is going to be a new course. मार्च, अप्रैल में 28th ऑफ मई का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं. हमारा सारा टाइम एनर्जी 28th ऑफ मई का एग्जाम क्वालिफाई करने में होना चाहिए. 28th ऑफ मई का एग्जाम क्वालिफाई करने में ये फास्ट पेस्ड होगा, क्रिस्प नोट्स होंगे और सारी लाइव क्लासेस होगी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ सारी क्लासेस कंडक्ट हुई है और ये कंटिन्यू रहेगा. दिस इज टेस्ट सीरीज और इसमें हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं फॉर एमसीक्यू पर्पस. सो इन दोनों की क्लासेस अभी 8 to 10 PM पे नेक्स्ट फ्यू डेज में स्टार्ट होने वाली है. 8 to 10 PM इन इवनिंग हम रिवीजन क्रैश कोर्स भी करेंगे एंड देन हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे. इसमें बहुत सारे क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. So there are 3 courses. This is Prelims 2023 entire syllabus. This is Mission Prelims. It is a kind of crash course, and this is test series. So there are 3 different courses, and the fee for each course is ₹1111 only. This is a magical number, angel number, very important number. So we are going to keep this fee the same, 1111. Okay. बाकी जो रेस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स हैं ये एज इट इज कंटिन्यू होंगे और इवन यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीजें अभी हम करने वाले हैं. आई विल लेट यू नो. टेलीग्राम क्विज. सो ये एवरीडे मॉर्निंग में 5 MCQs हम सॉल्व करते हैं गेम फॉर्मेट में. ज्वाइन एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ओके, इसका रियल टाइम पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है. सो प्ले इट लाइक अ गेम. जैसे यहाँ इजी क्वेश्चन है, 65% ने करेक्ट दिया, 25% ने रॉन्ग. तो इससे आपको रिलेटिविटी भी पता चलती है कि ये पेपर में बाकी सारे एस्पायरेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. बिकॉज दिस एग्जाम इज अ रिलेटिव एग्जाम. बाकी सब कैसा कर रहे हैं और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, रिलेटिव. ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस. दिस इज वोकैबुलरी. अमोक का मतलब होता है आपे से बाहर. इन अ कंफ्यूज्ड एंड रेकलेस मैनर. कंफ्यूज्ड, बर्सर्क, फीवरिश है वो अमोक. ओके, आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, आपा नहीं खोना चाहिए. देन लायसन का मतलब होता है मेल जोल, कोऑपरेशन, कॉन्टैक्ट या फिर अ काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा. री इनैक्ट मतलब दोहराना, रिप्यूलिकेट, रिडुप्लीकेट, रीडुप्लीकेट, रिपीट एंड रिक्रिएट, दोहराना.
ओडल्स का मतलब अधिक संख्या होता है, एबुंडेंस, बास्केटफुल, ब्लोट, लोड। एनर्वेटेड मतलब सुस्त होता है, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटैलिटी, ऐसा नहीं होना है, एनर्वेटेड। सो आज के वोकैब वर्ड्स है एनर्वेटेड, ओडल्स, रीइनेक्ट, liaison, and this is amok. Okay, if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quick facts. See, the total members in the legislative council should not be less than, article 171 बोलता है 40 से कम नहीं होने चाहिए। आप बताओ मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, ये मिनिमम दिया है 40, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर? Legislative council in a state can be created or disbanded by the parliament on the recommendation of legislative assembly. किन सारे राज्यों में legislative council है? आंसर। और ये legislative council disband भी हो सकती है अगर उसका recommendation आता है। Chief Minister of a state cannot take part in the election of the president if he is a member of LC. वो विधान परिषद के पार्ट हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर स्टेट पे क्या होता है? तो अगर चीफ मिनिस्टर इज गॉन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट कैन अपील कैन मेड टू सुप्रीम कोर्ट, तो इसको बोलते हैं स्पेशल लीव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव, बिना किसी हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई ये केस डायरेक्टली अपने पास लेना है तो वो स्पेशल लीव के थ्रू डायरेक्टली उसको पिक कर सकती है। Which high courts has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Island? The answer is Calcutta. Power to extend or restrict the jurisdiction of high court होता है पार्लियामेंट के पास। Dispute between two states होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉय करते हैं राइट टू वोट जब एक टाई हो गया है तो ये कास्टिंग वोट डालते हैं, कास्टिंग वोट। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 10। सो ये क्विक फैक्ट्स है पॉलिटी के। सी सेट में ये दो सवाल है, ट्राई टू रीड दिस एंड आंसर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू रीड दिस एंड आंसर। सी, दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस। आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन यूटिलाइजिंग इंडियाज मोमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अभी G20 का मीटिंग हो रहा है, इसके अलावा यूएनएससी के भी अभी हम मेंबर रहे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, नॉन परमानेंट। देन वर्ल्ड में जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है इसमें इंडिया का वेटेज, इंडिया का जो स्टेटस है वो काफी बड़ा है डिप्लोमेटिक रियाल्म में। इन सब चीजों को एनालाइज करिए। डिप्लोमेटिक वर्ड अभी क्या चल रहा है, डिप्लोमेसी वर्ड में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, दिस फॉरेन अफेयर्स, और उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन, उसको टैक्टफुली सोचिए और इसको हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल G20 का भी मीट है, इसमें इंडिया अपने इंडियन इंटरेस्ट वैल्यूज को कैसे आगे बढ़ा सकता है। और ये जो इंडिया का मोमेंट है, दिस इज ट्रूली इंडियाज मोमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन, इसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थिंक, इस पे कुछ आप इनोवेटिव आइडियाज भी बता सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डू अटेम्प्ट, थिंक इनोवेटिवली। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ एक राइट या रॉन्ग नहीं होता है। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग ब्रेन होता है, स्टाइल होती है, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। दिस इज रियली रियली गुड। तो आप अपने हिसाब से सोचिए ये बेहतर क्या हो सकता है विद इन द सिलेबस एंड राइट इट डाउन। सी, ये जो एग्जाम होता है, अभी ChatGPT का भी आपने एग्जाम्पल देख लिया। यूपीएससी का जो ये एग्जाम होता है, ये ऐसा एग्जाम नहीं होता कि बस हमने कुछ पढ़ लिया, रट लिया और उसको क्रैम करके लिखा है। इसमें हमें नेचुरली बेहतर बनने की जरूरत पड़ती है हर फ्रंट पे, रीडिंग, राइटिंग, पर्सनालिटी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, MCQs। तो दैट इज वाई ये जो पूरा सेशन होता है द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो हम डेली ब्रीफ करते हैं, आई ट्राई टू टेल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो जरूरी है, जिसपे वर्क करना जरूरी है। सो फोकस। अब सी, जैसे सोशल मीडिया अपडेट है, तो इसमें है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी साहब। ये फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ आपको बोला जाता है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 1851 में एस्टैब्लिश हुआ था। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। देन ये है चंबा रुमाल। ये रुमाल बनाने की पारंपरिक कला है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रुमाल आकार में वर्गाकार या आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर या फिर लाइक दिस सर्कुलर, एंड देन स्क्वायर।
देन इसे बनाने के लिए कॉटन या सिल्क के कपड़े पर दोहरी टंका तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम याद रखना है, चंबा रुमाल कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। आप हैं मोत्यूरी सत्यनारायण साहब, आप फ्रीडम फाइटर थे और आंध्र प्रदेश से थे, आर्डेंट गांधीयन थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हिंदी लैंग्वेज को साउथ इंडिया में एनकरेज किया था। आप हैं अंबिका चक्रवर्ती साहब, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट्स को आपने लीड किया था, कम्युनिकेशन सिस्टम इन चिटगोंग आर्मरी रेड। ये है थेरुकुथु। इस नाम के लोक नाटक का संबंध किस राज्य से? आप बताइए, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, त्रिपुरा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो आज की डेट में एग्जाम का जो पैटर्न है वो पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा है। दिस इज मोर अबाउट कि आप न्यूज देखो, अपडेट रहो, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखो, पोर्टल्स देखो। एक बेसिक सिलेबस आपने कवर कर लिया जैसा कि अपने प्रीलिम्स 2023 बैच में किया। इसके बाद इट इज मोर अबाउट लाइक करंट डायनामिक, अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड में, इधर फोकस करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, थेरुकुथु नाम के लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है? अब जैसे ये दशावतार मंदिर है, कल्चर में इससे सवाल आ सकता है। इस मंदिर के दरवाजे पर गंगा और यमुना देवी की भी नक्काशी की गई है, नक्काशी। और दशावतार मंदिर है, ये पत्थरों से बने इस मंदिर में आप भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को दर्शन कर सकते हैं। तो दैट इज वाई 10 अवतार। ये दशावतार टेम्पल है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है दशावतार मंदिर, देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो अगेन ये हमें जानकारी होनी चाहिए। होली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ विच सीजन? दिस इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। आंसर समर, स्प्रिंग, विंटर या फिर ऑटम। होली है, होली क्या सीजन चालू करता है? सो विच सीजन स्टार्ट्स बिगनिंग? आंसर। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, मंडे, दिल्ली एडिशन, March 6। टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, इट इज स्लो, इसमें इरेगुलरिटीज स्लो। टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पायरेशन। सी, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर जो था वो जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया और जम्मू कश्मीर बन गया एक यूनियन टेरिटरी फॉर टाइम बिंग। ये टाइम बिंग है, वापस फुल स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। हम कहीं भी अप्लाई करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर पासपोर्ट्स में, तो एक पुलिस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, पुलिस वेरिफिकेशन का। इवन अभी भी आप क्वालिफाई करोगे यूपीएससी तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि ये जो एस्पायरेंट है क्या ये फिट है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, क्या ये फिट है फॉर से पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट प्रोसेसेस एटसेट्रा के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि इस पर्सन से एसोसिएटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज तो पुलिस क्लियरेंस मिलता है, देन ओनली यू कैन ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब्स या फिर आप दिस पासपोर्ट एटसेट्रा में। अब जम्मू एंड कश्मीर में बिकॉज फॉर पास्ट सम टाइम डिफिकल्टीज थी, तो दैट इज वाई यहाँ पर डिले हो रहा है और यहाँ पे ये चार्जेस भी है कि इससे बहुत सारे जो जेन्युइन पर्सन्स हैं वो पासपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं और उनको लाइक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा में भी डिफिकल्टी आ रही है। तो ये मुद्दा अभी यहाँ पे उठा है। पेंडिंग पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर है। ओके, सो दिस इज टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। राइजिंग हीट। सो दैट इज वाई मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे अभी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में एट टाइम्स हम लिखते हैं कि लाइक ब्लॉगिंग इज माय हॉबी या व्लॉगिंग इज माय हॉबी, या फिर यू हैव लाइक डिजिटल प्रेजेंस। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबॉडी का डिजिटल फुटप्रिंट्स है। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइक मैच्योर व्हेन यू हैव टू बी लिटिल बिट मैच्योर कि आप डिजिटल फुटप्रिंट्स किस टाइप के क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट्स डिलीट नहीं होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑलवेज रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं ये। सो दैट इज वाई यू हैव टू बी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। अनटूवर्ड जो एक्टिविटीज होती है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राइजिंग हीट सी। देन यहाँ पर है मलमपूजा डैम है, ये कैचमेंट एरिया है, संडे में पलक्कड़ में है। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है केरला की, यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया। इस बार का फरवरी बहुत गर्म था और ऐसा माना जा रहा है इस बार हीट बहुत ज्यादा होने वाली है। ला नीना अब इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, इनफैक्ट अल नीनो इम्पैक्ट दिखेगा और इस बार हीट ज्यादा होने वाली है, टेम्परेचर राइज होगा, मरकरी सोर होगा। अदानी प्रोजेक्ट इज लाइक अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, श्रीलंका के यहाँ पे एफएम ने बताया, श्रीलंका के यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने बताया।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, रेगुलेटर्स प्रपोजल ऑन राजस्थान पावर लाइंस फ्लाउट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स थ्रेटन्स बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बहुत बड़ी बर्ड होती है, हैवी होती है, ह्यूज होती है और ये फ्लाइट भी है, इट इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये जब फ्लाइट करती है तो इसको सडनली अपना डायरेक्शन चेंज करने में डिफिकल्टी आती है। सामने अगर इलेक्ट्रिक लाइंस आ गई तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए कि इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनकी पॉपुलेशन 150 से भी कम बची हुई है, 150 से भी। तो राजस्थान में अभी चार्जेस लगे हैं ये कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो 33 किलोवाट का लाइन की बात है, उसको बात था कि अंडरग्राउंड होने का था, बट अब इसमें बर्ड डाइवर्टर भी लगाना था, यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। तो द पॉइंट इज कि ये जो ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, इससे ये बर्ड्स अक्सर वहाँ पे कैजुअलिटी हो जाती है। और अगर ये बर्ड्स बची नहीं, ये 150 बची हुई है, अगर ये बर्ड्स भी डेड हो गई तो चीता के बाद ये नेक्स्ट बिग ऐसा स्पीशीज होगा जो लाइक एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगा। तो वी शुड स्टॉप इट। सोलर प्रोजेक्ट्स की भी बात है, सोलर प्रोजेक्ट्स एरिया लगाए हम बिकॉज राजस्थान में एबुंडेंट सनलाइट का है, अवेलेबिलिटी है। सो यहाँ पे ये बात है, रेगुलेशंस जो हैं अभी ये चार्जेस हैं, लेट अस वेट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ये थे कि इंडियन ग्रेट बस्टर्ड को हमें सेफगार्ड करना है, तो दिस इज दैट। हमें जानना चाहिए इंडियन ग्रेट बस्टर्ड, और ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। आप बताओ क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में क्या फर्क होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में एक IUCN रेड लिस्ट होती है, इसकी वेबसाइट भी बहुत ऑसम है। उस वेबसाइट में जाके हर स्पीशीज को आपको चेक करना चाहिए, इसका लेटेस्ट अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो उसमें आप देखना IUCN की रेड लिस्ट में, वेबसाइट में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। नाउ सी, प्ले होली रेस्पॉन्सिबली। होली क्या है? ये एक फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है जॉय का, हैप्पीनेस का, स्वीट्स का, फ्रेंड्स का, कलर्स का, सो मेनी ऑफ फेस्टिविटीज का। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। फेस्टिवल जो है वो नाइटमेयर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। प्ले होली रेस्पॉन्सिबिलिटी। For example, don't play colors with unwilling person. If the person is not comfortable, let us not force. Don't play colors with unwilling person. Don't throw water balloons at strangers. इससे at times accidents भी हो जाते हैं. Don't use chemicals or metallic color. ये skin के लिए बहुत harmful रहता है. Don't harass women. We have to be respectful. Don't triple ride and without helmet on two-seaters. कई बार accidents भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है. Don't overcrowd your vehicles. Don't drink and drive. Don't pick a fight with other. Okay. So फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. Do not create chaos. दिस इज टैक्स ट्रांजिशंस। यहाँ प्राइमरली अगेन बात है GST का कलेक्शन फिर से अच्छा आया है। GST के कलेक्शन में दो फैक्टर्स फेवर में आ रहे हैं। पहला तो ये है कि जो टैक्स स्लैब्स को रिफॉर्म किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्दो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स को हम GST के गैम्बिट में ला रहे हैं, GST के एम्बिट में ला रहे हैं। सेकेंड जो है वो ये है कि टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ा है, तो जो पहले शुरुआत में टैक्स लीकेजेस हो रहा था वो अब नहीं है। टैक्स ट्रांजिशन, GST रेवेन्यू। तो द पॉइंट इज, इसमें एक और बात है कि जैसे अभी 1.4 लाख करोड़ आया, फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ में किटी में ये कलेक्शन हुआ दिस GST का, बट पिछला जो कुछ टाइम था वो पेंटअप डिमांड का भी टाइम था। डोमेस्टिक डिमांड काफी हाई थी बिकॉज दिवाली, देन फिर न्यू ईयर, तो डिमांड हाई थी। बट अब 2023 में जैसे हम डीप जा रहे हैं तो वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसीज भी दिख रही है, जैसे IT सेक्टर एटसेट्रा में ले ऑफ्स एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बेस क्या होता है? हमारे यहाँ टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री, कई बार हमें चार्जेस लगते हैं कि इंडिया इज नॉट अ टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री। टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री मतलब कि हम टैक्स देने में शाय रहते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे अगर हम इनकम टैक्स की भी बात करें तो एक रिपोर्ट आ रहा था कि वेरी फ्यू पीपल पे द टैक्स, बट अगर इफ देयर इज नो टैक्स तो गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी? ये इतनी सारी फैसिलिटीज जो होती है वो कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे? तो इससे क्या होता है, टैक्स जो बर्डन होता है ना वो किसी और पे ट्रांसफर हो जाता है। दोज हु आर पेइंग द टैक्सेस, उन पे बहुत बर्डन कैरी हो जाता है। सो दैट इज वाई हमें टैक्स टू GDP रेशियो हमेशा बढ़ाने की बात करनी चाहिए। टैक्स किटी में सबको, मैक्सिमम पीपल को टैक्स में हम इंक्लूड करना चाहिए। टैक्स, अब टैक्स भी ऐसा एग्जॉर्बिटेंट टैक्स नहीं, बट टैक्स कॉम्प्लायंस होना जरूरी होता है।
सो द पॉइंट इज, जैसे अभी जीएसटी का अगर हम कंपोजिशन देखें कि ओवरऑल तो 1.4 लाख करोड़ है, बट कंपोजिशन कैसा है, तो रेवेन्यू जो गुड्स से हैं वो बड़े हैं, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सर्विसेज में 22% अपटिक आया है, बट ब्रेकडाउन इज नॉट अवेलेबल फॉर जैन एंड फेब। ब्रेकडाउन टोटल पता है बट उसका ब्रेकडाउन नहीं पता है। और शार्प डिप हुआ है इंपोर्ट्स में भी, मतलब विदेश से सामान कम आया है। तो इसका मतलब है कूलिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी डोमेस्टिक डिमांड है, विदेश से इंपोर्ट कम किया हमने, मतलब हमारी डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी कम हुई है। और हमारा इंपोर्ट बिल है और एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस है। तो द पॉइंट इज कि ओवरऑल इंपोर्ट बिल इज हाई बिकॉज प्राइस ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। बट अगर हम कमोडिटी वाइज देखें तो वो कम ही रहा है। तो द पॉइंट इज कूलिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी डोमेस्टिक डिमांड है, that had been driving up the import bill along with elevated commodity prices। जैसे रूपी भी अगर वीकन होता है, अगर 82 पे हो गया है, तो इंपोर्ट बिल भी हमारा ओवरऑल बढ़ता है बट क्वांटिटी कम रहती है। तो डिमांड जो है हमारी वो थोड़ी कूल हुआ है, तो इंपोर्ट बिल आगे और थोड़ा कम हो सकता है। डोमेस्टिक जो डिमांड है, रेवेन्यू ट्रेंड है, वो अनइवन है, इट इज अनइवन। और इसमें जो बात है कि टैक्स बॉयंसी मतलब जीडीपी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से टैक्स परसेंटेज कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रैग्मेटिक आउटलुक अमिड अ वर्ल्ड टाइटनिंग इट्स बेल्ट फॉर अ स्लो डाउन। तो स्लो डाउन ऐसा माना जा रहा है आने वाला है, वर्ल्ड उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने ये बताया था कि ऑल्दो इंडिया में इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं दिस स्लो डाउन का, 28 days month normally witness lower revenues is in disingenuous and unnecessary as these revenues pertain to transaction। फरवरी 28 दिन की होती है बट numbers are good ऐसा यहाँ पे बताया। The whole idea is जीएसटी का पैटर्न क्या है 1.4 लाख का कलेक्शन हुआ है बट इसका ब्रेकडाउन कैसे है कि किस सेक्टर से कितना पैसा आया। अटैक ऑन नॉलेज, यहाँ पे प्राइमरली बात है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, ये एक एफसीआरए लाइसेंस होता है। एफसीआरए में ये होता है अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंडीशंस, रेगुलेशंस होते हैं कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक थिंक टैंक है, इस पे अभी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। सो द पॉइंट इज एफसीआरए इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कई बार क्या होता है फॉरेन फंडिंग होती है, फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं, वो ट्राई टू डीएस्टेबलाइज अवर internal situation in the country, internal stability। So foreign vested interests are not unduly influencing the domestic politics of India, this is the message। sweeping application of the law अगर होगा तो again the point is कि we are not against foreign contribution, the point is foreign contribution अगर dubious है या फिर मैलाफिसेंस है, उसमें ऐसा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की बात है, then only we should take action, not just like that। इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये एनविसाज करती है एकेडमिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन बढ़ाना है, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंस, मैन्युफैक्चरिंग में। सो द पॉइंट इज ऐसा मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि वी आर अगेंस्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। सी, ये हैप्पी मोहन जैकब साहब ने लिखा है और इसमें बताया है कि जियोपॉलिटिकल स्टेक्स अभी इंडिया के बहुत हाई है। G20 की फॉरेन मीटिंग है, ये पूरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अच्छा आर्टिकल है। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग है। क्वाड मतलब दिस दिल्ली, कैनबरा, दिस जापान, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क एंड दिस वॉशिंगटन। सो ये यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो क्वाड की मीटिंग है अभी। G20 फाइनेंस की हुई, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई। नेशनल कैपिटल हैज बीन टीमिंग विद ग्लोबल लीडर्स एंड थिंकर्स अटेंडिंग द MEA सपोर्टेड रायसीना डायलॉग। अभी रायसीना डायलॉग भी हुआ था, MEA इसको बैक करता है और इसमें बहुत सारे थिंक टैंक्स आए। थिंक टैंक ने बहुत सारे थिंकर्स को इन्वाइट किया और उनकी बात हमने सुनी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी। सो दीज ऑल इवेंट्स लाइक अभी जो है डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस जो है इसका काफी हाई टाइम चल रहा है। सो फॉर अ कंट्री दैट हैज फॉर फार टू लॉन्ग इनहेबिटेटेड द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग, too powerless to assert itself and often seen as an irritant by great powers for even having an opinion,
इंडिया का ये पास्ट है, ये आज का जो इंडिया है, इंडिया का पाइवटल पोजीशन G20 में, क्वाड में, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोबल साउथ में इंडिया का स्टैचर बहुत बड़ा है, इंडिया की रेपुटेशन बहुत बेहतर हुई है। 1 year is too short in geopolitics, and geopolitics is not always a function of happy coincidence. Very good line. 1 year is too short in geopolitics, and geopolitics is not always a function of happy coincidences. The point is कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इसको कैश इन करना चाहिए। न्यू दिल्ली का ये जो मोमेंट है अंडर द सन, ये रियलाइजेशन है लॉन्ग अवेटेड पाइवटल पावर मोमेंट का। प्री इंडिपेंडेंस डे में 75 ईयर्स होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। इंडियन लीडर्स जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से वाजपेयी साहब, मोदी साहब हैव ऑफन स्पोकन ऑफ इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड। इंडिया बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है और इंडिया का जो से है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में वो हाई रहना चाहिए। इंडिया का कल्चर, हिस्ट्री, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है। हिस्ट्री हमारी रिच है। न्यू दिल्ली शुरू में हम इतना असर्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अब टाइम चेंज हो रहा है। कंटेम्पररी इंडिया की जो पाइवटल पोजीशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसमें अनफोर्सीन फैक्टर्स भी हैं, जिसने दिल्ली को फेवर किया। फॉर एग्जांपल यूएसए चाइना का क्लैश, अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहा है, इसमें दिल्ली को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला। फार स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर कोटेड बाय ग्रेट पावर्स, तो न्यू दिल्ली ने बहुत इजीली पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिले भी हुआ था सारे एडवांटेज में अभी यूज किया। बट द पॉइंट इज अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एग्रेसिव चाइना है और चाइना जिस तरीके से स्पेस और ओशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। गलवान क्राइसिस भी हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। पर कुछ फॉल्ट लाइन्स है। Contemporary Indian foreign policy is a textbook example of trading the fault line of world politics. Fault line क्या होता है? वर्ल्ड में ना कुछ सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, जैसे नेटो और रशिया के बीच में फ्लॉ होता है। ट्रेडिशनली अमेरिका और चाइना के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अभी जो मिडिल ईस्ट है वहां पे डिफरेंसेस है, इसराइल में डिफरेंसेस है, अफ्रीका में डिफरेंसेस है, साउथ अमेरिका में डिफरेंसेस है। तो जो फॉल्ट लाइन्स है, इंडिया ने उस फॉल्ट लाइन्स में भी केयरफुली ट्रेड किया है। जयशंकर साहब की बुक है द इंडिया वे, एडवांसिंग नेशनल इंटरेस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो ग्लोबल फॉल्ट लाइन्स है, हमने उसको भी अपने फेवर में यूज किया। तो वी हैव बहुत टैक्टफुली हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। अभी हम चेयर है यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट लेड G20 का, चाइना सेंटर्ड SCO का। नो दिस इज द सीन। यूएसए का G20 जो है वेस्ट का, हम उसकी चेयर है, और शंघाई का चाइना का जो SCO है उसकी भी चेयर है। दिस इज बिग थिंग। इट इज सीकिंग टू बी एट द ग्लोबल हाई टेबल वाइल स्टेकिंग अ सीरियस क्लेम टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ का भी लीडर बनने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन वॉर में भी दिल्ली ने बहुत टैक्टफुली खेला। हमने कभी भी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पास नहीं किया, चाहे वो यूक्रेन के अगेंस्ट हो या फिर रशिया के अगेंस्ट हो या वेस्ट के अगेंस्ट हो। सो द पॉइंट इज अभी हमारे कॉर्डियल रिलेशंस है। लूमिंग थ्रेट है चाइना का जो यूएस और वेस्ट पे है। देन इसके बाद मल्टीलेटरल फोरम में भी, ब्रिक्स, SCO में भी जो चाइना की पोजीशन है। कंटेम्पररी इंडिया स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ रिविजनिज्म। रिवीजन कर रहे हैं हम, बैगेजेस ऑफ पास्ट को कैरी नहीं कर रहे हैं। स्टेटस कोइज्म इन द सेम ब्रेथ एंड विद ईज। सो दिस इज रियली गुड थिंग। बट इंडिया क्या चाहता है? It realized that it has little chance of getting one currently particular with UNSC. देखो UNSC का हम रिफॉर्म्स बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बट इसका नियर फ्यूचर में कोई रिफॉर्म आने वाले नहीं है। ये जो परमानेंट 5 है, ये अपनी वीटो पावर को डायल्यूट नहीं होने देंगे, ऐसा प्रैक्टिकल माना जा रहा है। बट इंडिया ट्राई कर रहा है कि UNSC में रिफॉर्म्स आए, बट जब तक वो नहीं आ रहे तो जो चीज हाथ में उस पर फोकस करना चाहिए। सो वी फोकस्ड ऑन G20 और G20 इन अ वे आज की डेट में UN से भी बेहतर हो गया है, बिकॉज दीज आर टॉप 20 इकोनॉमीज। तो हमने बोला यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल गवर्नेंस फेल हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला वी आर मीटिंग एट अ टाइम ऑफ डीप ग्लोबल डिविजन्स, वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज नॉट इन दिस रूम। सी 20 में सब कंट्रीज नहीं है, G20 में केवल टॉप कंट्रीज है, बट हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज है टू दोज नॉट इन दिस रूम। इंपॉर्टेंस ऑफ G20 बताया। जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन के कारण जो यूएस और रशिया है, फॉरेन मिनिस्टर सेम पेज पे नहीं है, बट इंडिया ने अच्छा यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया लीडरशिप स्किल्स का भी। इफ चाइना कैन यूज द ग्लोबल साउथ आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एजेंडा एंड्स, तो इंडिया को भी करना चाहिए। दिस इज अपॉर्चुनिटी।
प्लस पहले ऐसी बात होती थी, फॉल इन लाइन एंड यू विल बी फॉरगॉटन, appears to be the lesson that it has learned about real politics. तो जियो पॉलिटिक्स में इंडिया ने इंडियन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए हैं। सीट एट हाई टेबल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी मायने रखती है। चैलेंजेस भी हैं, G20 और SCO की चेयरपर्सन हैं, अभी हम चेयरपर्सन है, और इसमें हमें इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है, वर्ल्ड को शेप करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी, उसको वेल प्ले करना जरूरी है। ओके, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा ऑप्टिक्स एंड फ्रेमिंग, बिकॉज यू नो जियो पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स भी बहुत मैटर करता है, तो हमें करेक्ट ऑप्टिक्स दिखाना चाहिए यहाँ पे। थर्ड, हमें बैलेंसिंग अपोजिट्स हैज इट्स लिमिट, जैसे हम रशिया है, चाइना है, इधर इधर USA भी है, तो हमें एक बैलेंस बनाना है, बट इसमें भी लिमिटेशन है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। There is always a danger of government using diplomatic highs such as towards domestic political trends. Now see, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को भी मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा मैसेज है। सो यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। और भी इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? थिंक डिप्लोमेसी में अभी क्या हाइज चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और इस पे आपको आंसर राइटिंग करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। द हार्डशिप्स ऑफ अ करियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। हम आयुष को हम एम्फेसाइज तो करते हैं, बट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, दिस इज आयुष। एट टाइम्स यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी नजर आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, चैलेंजेस नजर आते हैं परसेप्शन का, चैलेंजेस नजर आते हैं कि हमारे पास ट्रेन पर्सनल होने चाहिए, पब्लिक परसेप्शंस एटसेट्रा। तो ये कुछ चैलेंजेस है। और एक चैलेंज सूडो साइंस का भी आता है। पैटर्न्स ऑफ वायलेंस कश्मीर वैली में है। देन अ ब्रेकडाउन ऑफ द हायर पेंशन स्कीम, इसमें भी बॉदर नहीं करना है, इसमें भी बहुत सारी लेयर्स आने वाली है। पेंशन पे अभी हमें बस यही ध्यान रखना है कि पेंशन एज अ पॉलिसी सही है या गलत है। सो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। पेंशन कल हमने पढ़ा था, ओल्ड पेंशन स्कीम भी थी। व्हाट यू थिंक, पेंशन होना चाहिए? यू आर फॉर पेंशन और यू आर लाइक पेंशन एक बहुत बड़ा लोड भी आ जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन भी आ जाता है हमारे फाइनेंस में। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? थिंक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? पेंशन एज अ पॉलिसी को आप उसके फेवर में हो, या फिर उसका कोई और ऑल्टरनेटिव जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी हो, हमें ढूंढना चाहिए। ये बायो कंप्यूटर्स हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक रिवॉल्यूशनरी एरिया ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की बात किया, बायो कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या होगा कि हम लाइक लिविंग पार्ट है और उसको हम ट्रेन करेंगे टू परफॉर्म सर्टेन कंप्यूटेशन, तो वो बन जाएगा बायो कंप्यूटर। ये ब्रेन कल्चर है, ग्रोन इन द लैब है, और कपल टू रियल वर्ल्ड सेंसर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, तो ये बन जाएंगे बायो कंप्यूटर्स। तो ये टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा अभी फ्यूचर है। प्रोसेसिंग पावर भी होगा, ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इससे करेक्ट हो सकते हैं। तो प्रीमाइस ये है कि इसमें बायो और टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूड हो रहा है। 3D कल्चर ऑफ ब्रेन इन्होंने लैब में डेवलप किया है, जो मिनी ब्रेन की तरह काम करेगा, और इससे लाइक बहुत सारे फंक्शन, सेंसरी इनपुट्स लाइक टच, स्मेल, विजन एटसेट्रा। जैसे ह्यूमन बॉडी अगेन हमारी बहुत ब्यूटीफुल मशीन है, अवर बॉडी इज अ ब्यूटीफुल मशीन। सो द पॉइंट इज ऑर्गेनॉइड से ट्रांसप्लांटेशन बॉडी पार्ट्स एटसेट्रा, इसका काफी बड़ा फ्यूचर हो सकता है। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे, रैट्स पे हम अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो दिस इज बायो कंप्यूटर। जो ऑर्गेनॉइड्स हैं, इसमें मशीन लर्निंग, ग्रोइंग ऑर्गेनॉइड्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में होगा, और वो ह्यूमन ऑर्गन्स को मिमिक करेंगे, सारे सेंसेस को वो डिटेक्ट करेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी भी होगी। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, बायो कंप्यूटर अभी इनिशियल रिसर्च चल रहा है। देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्विटर इन स्लैक, एंड ही स्टोल माई हार्ट विद दिस। तो सी, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? ट्रबल्ड वाटर मतलब केओस है, कंफ्यूजन है वहां पे। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, जब ऐसा पानी ट्रबल्ड होता है स्टॉर्म में, तो फिशेज ऊपर आ जाती है, और तब उनको फिश करना, कैच करना इजी हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को भी वहीं से लाया गया है कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब काफी केओस है वहां पे, देयर इज केओस एंड कंफ्यूजन, नो वन इज रियली श्योर हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। देन दिस इज रेक्टिट्यूड का मतलब होता है अ पर्सन, लाइक किसी के लिए हम यूज कर सकते हैं कि ये मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड है, मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थिंक्स एंड बिहेव्स इन अ वे दैट इज मोरली एक्सेप्टेबल। रॉब और स्टील में क्या फर्क होता है? जैसे पिक पॉकेटर ने आपकी लाइक पिक पॉकेट कर लिया, स्टील कर लिया आपका वॉलेट, तो वो स्टील किया है, वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये चुरा लिया है। रॉब मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे उसने लाइक लूटा है, तो दैट इज कॉल्ड रॉब।
देन दिस इज प्रिसेज, इसका मतलब है फोरबोर्डिंग अबाउट व्हाट इज अबाउट टू हैपन, प्रोडिजी, ओमन, पोर्टेंट. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. Away from the spotlight, India holds conferences of global intelligence chief. So this is again important. इसमें हमने radicalization, counter terrorism, drug trafficking ये सब राइसीना डायलॉग में डिस्कस किया. Nation secure pact to protect marine life in the high seas. High seas क्या होता है? ये like deep seas हो गए, ये littoral seas के बाहर है, high seas है. यहाँ पे भी जो marine life है उसको प्रोटेक्ट करना है. तो एक यूनिफाइड ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी हाई सीज, और अग्रीमेंट अभी साइन हुआ है कि हमें हाई सीज जो होते हैं वो भी ग्लोबल कॉमन्स हैं, इसको एक हमें प्रोटेक्ट करना है, ओशियन लाइफ को. तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ने प्लेज किया है 30% प्लैनेट का वाटर जो है हाई सीज है, इसको हमें टेक केयर करना है. तो बाइंडिंग अग्रीमेंट है, ये बाइंडिंग अग्रीमेंट है हाई सीज का, डीप सी का, और यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देना है एंडेंजर्ड स्पीशीज हैबिटेट्स को. 40% ऑफ अर्थ सरफेस यहाँ पे कवर होगा. ट्रीटी होगा, बाइंडिंग भी होगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज में वर्क करना है. सो दिस इज हाई सीज. ओके, दिस ट्रीटी विल हेल्प टू knit together the different regional treaties to be able to address threats and concerns across species. So this is हाई सीज पे अभी ये मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का ट्रीटी है. Taking the bull by the horn, CCTVs, and this is next one. China increases defense spending by 7.2%. This is a threat. Then this is next one, MoneyWise, and this is sports. This is sports और education plus में है कि build cyber warriors. ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये बहुत बड़ा जाइंट बनने वाला है अपकमिंग टाइम्स में. तो हमें साइबर वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी. सो जो साइबर अटैक्स है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे अभी एम्स का जो सर्वर्स है वो हैक हो गए थे, तो वी नीड साइबर सिक्योरिटी को पैरामाउंट सिंसियरिटी के साथ देखना पड़ेगा. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. नाउ लेट अस सी योर आंसर्स. 1 मार्च का डिस्कस करते हैं. एनपीसीआई पे हमें एक नोट तैयार करना था, ये बहुत हाई यील्डिंग था, इसको मैंने आपको बताया था. ये एनपीसीआई की वेबसाइट भी देखना. यूपीआई क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, नाच क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, रुपे क्या है, भारत बिल पे क्या है, ये सब एनपीसीआई के इनिशिएटिव्स है. सो द पॉइंट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पे व्हाट वी डू पे आएंगे, तो व्हाट वी डू पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी डू. यूपीआई, रुपे, भीम, नाच, आईएमपीएस, एनईटीसी, फास्टैग, *99#, सीटीएस, एनएफएस, एईपीएस, भीम आधार, ई रूपी, ऑटोपे, आईपीओ, यूपीआई 123 पे, यूपीआई लाइट, यूपीआई वन वर्ड, देन यूपीआई एंड भारत बिल पे एंड अदर्स में भी है यहाँ पे. ये सब हमको अच्छे से पढ़ना था और इसको यहाँ पे समराइज कर लेना था. ये एक आपने तैयार कर लिया ना, एटलीस्ट 2-3 सवाल आपके प्रीलिम्स के हो गए. दिस वॉज दैट इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट. आंसर राइटिंग बहुत अच्छी चीज होती है, इसको आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. दिस हेल्प्स अ लॉट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट. नेहा ने वंस अगेन बहुत सिस्टमैटिकली अच्छे से सारा तैयार किया है. देखो एनपीसीआई क्या होता है, ये कोर प्रमोटर्स है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ये प्रमोटर्स है. फिर ऑब्जेक्टिव एनपीसीआई का क्या है, ये है. वैल्यूज क्या है, विजन क्या है, अब सी ये सारी सर्विसेज आनी चाहिए, इससे इकोनॉमिक्स में सवाल आते हैं. यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, भारत बिल पे, वेरी गुड, ये सारा आपने बनाया. वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर. अफसाना ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है. एनपीसीआई क्या होता है, दिस इज एनपीसीआई, आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड आरबीआई, 10 कोर प्रमोटर्स है. ये नॉट फॉर प्रॉफिट है. रेगुलेटरी बोर्ड्स बताए और ये 1 बाय 1 आपने यहाँ पे सारे नाम बताए. एक्सेलेंट कॉपी. अमित ने भी बहुत अच्छे से लिखा है. दिस इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के डेटा प्रमोट. इससे सवाल आते हैं अमित, हर साल इससे एक ना एक सवाल आता है. दिस इज रियली गुड. कामिल ने भी बहुत अच्छे से बताया है. एनपीसीआई क्या है, रेगुलेटरी मेंबर्स बताया आपने, प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई बताया. वेरी गुड, इसको और भी अच्छे से डिटेल में हमें देखना है. सुंदर, दिस इज अगेन गुड. इकोनॉमिक्स वेरी गुड. दिस इज एनपीसीआई. एनपीसीआई क्या होता है, हेडक्वार्टर. इसको और डिटेल में लिखो सुंदर, इसके सारे यस ऐसे. एनपीसीआई के लेटेस्ट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, इनके बारे में भी आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नाच क्या है, यूपीआई क्या है, लाइक दैट यू शुड नो. शिवाक्षी, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड. एनपीसीआई न्यूज में क्यों है, यूपीआई क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या है. अब यूपीआई नहीं, आप दूसरी चीजों के बारे में भी जानिए, दूसरी जो है ना एनपीसीआई इनिशिएटिव्स, लर्न अबाउट दैट.
देन रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन वेरी गुड। ये सारे इनिशिएटिव्स आपने लिखे, वेरी गुड। एनपीसीआई इंटरनेशनल, अदर प्रोडक्ट्स प्रमोटर, ये सब जानना चाहिए आपको। एपीएस भीम वेबसाइट में जाइए और वन बाय वन सब इसके बारे में लर्न करिए। रश्मि, दिस इज रियली गुड। सी टू द पॉइंट, एनपीसीआई क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। वर्षा, दिस इज गुड, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया एंड वे फॉरवर्ड। सी वेरी गुड। सी दिस इज रियली गुड। डिजिटल इंडिया में जो आज से 5 इयर्स पहले हमने जो ड्रीम्स और फाउंडेशन डाली थी, उसके अभी कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हुआ है डिजिटल इंडिया में फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। देन आशा, दिस इज रियली गुड। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीसीआई क्या है, कोर प्रमोटर्स सर्विसेज। अब देखो ये भी बहुत अच्छा है, इससे प्रीलिम्स में सवाल आएगा। कंट्रीज जिसमें यूपीआई एक्सेप्टेड है, IMPS, भीम, भीम आधार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस कॉपी। नंदिनी, दिस इज गुड। एनपीसीआई और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स, रूपे, वेरी नाइस। सी दिस इज रियली रियली गुड। एनपीसीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। एनपीसीआई, जैनम ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। कैशलेस, सी कैशलेस बट लेस कैश। ओके, सो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हमें डिजिटल को बढ़ाना है। जितने भी नाम लिखे हैं ना इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए जैनम। हरजिंदर, दिस इज गुड। सी सारे अपने पॉइंट्स लिखे। ऑब्जेक्टिव, रूपे, आप बहुत हार्ड वर्किंग और सिस्टमैटिक हो, इसको कंटिन्यू करना है। सिमरन, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड हैंड राइटिंग। सी 2008, देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। और इसको डिटेल में लिखो, इसके सारे वन बाय वन सारे पॉइंट्स लिखो। ये वेबसाइट जरूर देखो, और यहाँ ये व्हाट वी डू में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे इनिशिएटिव्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।